हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, उनकी क्लासेस स्टार्ट हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो 2 मेन कोर हैं, उनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इन इंडिया, ये जो CGDI वाला सब्जेक्ट है, इसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है। मैंने स्टूडेंट से लास्ट वीडियो में पूछा था कि आप लोग चाहो तो बता दो कि नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करें या फिर यही कंटिन्यू कर लें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में भी क्या है मैम, हमें ये जानने को मिलेगा, तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट ही स्टार्ट कर दीजिए। तो आज की जो हमारी क्लास है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिसे समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं हिंदी में, उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है राजनीति क्या है। इसका है सबटाइटल राजनीति का सिद्धांतीकरण। देखिए, इसको ये टॉपिक आपको लग रहा होगा अरे एक ही तो टॉपिक है, आराम से हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक एक ही नहीं है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। और इस पर जब 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को उतनी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप 12 पेज का आंसर लिखने के लिए एटलीस्ट आपको 20 पेज का आंसर याद करना पड़ेगा। क्योंकि ये फैक्ट है कि मतलब जैसे आप आंसर लिखने बैठोगे तो उसमें से 5-6 पेजेस का आंसर खा ही जाओगे, कोई भी नहीं लिख पाता, किसी को भी याद नहीं आ पाता। इसलिए आपको 20 पेज का आंसर माइंड में रखना ज़रूरी है ताकि आप 12 पेज का आंसर पेपर में जाके लिख सको। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है और इसकी क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी क्लास को मैंने आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ आ जाए और पता लग जाए कि इस पूरी यूनिट में राजनीति क्या है, इस पूरी यूनिट में बताया क्या गया है। एक इस तौर पे कि जैसे राजनीति क्या है, इसे तो नॉर्मली समझ में आ रहा है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, लेकिन अब इसको अलग अलग फिलोसफर्स ने, जैसे कि आपको पहले भी मैंने अभी बताया है कि पीछे प्लेटो के टाइम से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। प्लेटो के टाइम से, ग्रीस के जो वक्त था 14, 15, 12 सेंचुरी, जब से इन चीज़ों को देखा जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीति क्या है। देखिए, इसमें आपका अगर क्वेश्चन आता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन लिखो, आप सीधा सीधा लिख सकते हो राजनीति क्या है। फिर भी एक तौर पे आप इसको लिख सकते हो कि अपने पास से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हो कि पहले के बहुत सारे फिलोसफर्स ने राजनीति के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। और इसके साथ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो आप कि जैसे राजनीति हमारी निगाह में ये बताई जाती है। ठीक है, उसके बाद आप बताओ कि अब एक तरीके से राजनीति है क्या और बाकी फिलोसफर्स की निगाह में क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप अपना इंट्रोडक्शन के बाद इस आंसर को स्टार्ट कर दो। तो राजनीति क्या है? देखो, राजनीति एक शक्तिवादी सिद्धांत, राजनीति को फंक्शनल दृष्टिकोण से देखते हैं। जो शक्तिवादी सिद्धांत है वो पॉलिटिक्स को एक कार्यात्मक जो है फंक्शनल पर्सपेक्टिव है उसके नज़रिए से देखते हैं। जो वो कहते हैं जो लोग राजनीति में जाते हैं वो राजनीति के नाम पे क्या करते हैं ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये जानना कि राजनीति है क्या। वो लोग ये वाली बात बोलते हैं। अब एक तरीके से बोले तो उनका ये भी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे फिलोसफर्स ने जब अलग अलग अपनी डेफिनेशंस दी हैं, अपनी राय बताई है, तो हर एक के बारे में आप पढ़ोगे तो यही बोलोगे अरे नहीं ये भी ऐसा ही कह रहा है, अरे ये भी सही कह रहा है। ठीक है ना, आप ऐसे इसको बोलते रहोगे क्योंकि इन सब ने अपने अपने दिमाग से अलग अलग बातें लगाई हैं और वो सब बिल्कुल ठीक है। तो जो शक्तिवादी सिद्धांत हैं वो ये बोलते हैं कि राजनीति क्या है वो नहीं देखना है, राजनीति में जाकर लोग करते क्या है उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इस संदर्भ में राजनीति की शक्ति के संघर्ष के रूप में इसको परिभाषित किया गया है कि विभिन्न व्यक्ति और समुदायों की शक्ति को मिल बांट कर प्रयोग करने वाली शक्ति को ही राजनीति कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया। फिर आते हैं ढाल फिलोसफर हैं। इन्होंने बोला है कि शक्ति का विश्लेषण इन पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि कितनी, कहाँ, किस प्रकार, किसके ऊपर, किसके बल पर, किस ढंग से, क्यों आदि। ढाल कहते हैं कि शक्ति का जो एनालाइज है, पावर को जो एनालाइज किया जाता है वो इन पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि शक्ति कितनी है, कहाँ है, किस प्रकार है, किसके ऊपर है, किसके बल पर है, किस पर डिपेंड करती है, किस ढंग से है, क्यों है। इन सब चीज़ों को, शक्ति को ध्यान में रखने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब इनका एक एनालाइज किया गया है शक्ति का इन चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, तो डाल ने ये वाली बात बोली है। उसके बाद शक्ति के दृष्टिकोण में राजनीति की परिभाषा देते हुए
कौन है वो? लासवेल। लासवेल कहते हैं कि शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है, या राज्य के ढंग में सरकार की प्रक्रिया की शक्ति से प्रेरित व्यवहार राजनीति है। ठीक है, लासवेल बोलते हैं कि शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला जो पॉलिटिकल वर्क होता है वो पॉलिटिक्स है, या फिर कोई स्टेट के ऐसे ढांचे में गवर्नमेंट की प्रक्रिया में पावर के लिए उसको प्रेरित करता है, उसके बिहेवियर को राजनीति कहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये वाली बात बोली है। उसके बाद आती है बात कि जैसे बहुत सारे फिलोसफर ने बहुत सारी बातें बोली हैं, तो वीओ ने ये बोला है कि राजनीति ऐसे मानवीय संबंधों से जुड़ी है जिनका संबंध अधीन करने और अधीन होने और आत्मसमर्पण शासक और शासित से है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली बात शामिल हो रही है। उसके बाद आता है कि राजनीति बताया, जैसे मैंने आपको इसमें बता रही हूँ कि राजनीति क्या है। तो राजनीति का जो अध्ययन है वो इन शक्तियों के अध्ययन, जैसे राजनीतिकों का प्रमुख कार्य शक्ति प्रदान करना, ये सब राजनीति का अध्ययन देखा जाता है, माना जाता है कि उनका मेन काम, जैसे ऊपर अभी शक्तिवादी सिद्धांतों ने बोला था, सिद्धांतवादियों ने, कि जो लोग राजनीति में जाते हैं वह राजनीति के नाम पे क्या करते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, ना कि राजनीति क्या है ये जानना। ठीक है, तो यहाँ पर आगे यही वाली बात बताई गई कि राजनीति का अध्ययन इन शक्ति के संबंध में किया जाता है। किस शक्ति के संदर्भ में? कि नेता जो है, जो राजनीति की पावर अपने हाथ में रखता है, वो इसका यूज़ कैसे कर रहा है, क्या लोगों को बनाए रखने के लिए या लोगों को तोड़ने के लिए। ठीक है, वो ये वाली बात यहाँ पे देखी जाती है। उसके बाद मैक्स वेबर कहते हैं कि राजनीति राजनीतिक शक्ति के वितरण के लिए संघर्ष है। पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल पावर के वितरण के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष चाहिए, और संघर्ष के बीच में हो अथवा एक राज्य के अंदर विभिन्न समूह के बीच में हो। ठीक है, इन्होंने ये वाली बात इसमें बोलती है कि राजनीति के संघर्ष जो है राज्यों के बीच में हो या फिर राज्य के अंदर के अलग अलग समूहों में बटा हुआ हो, लेकिन राजनीति को उन्होंने ऐसे ही डिफाइन किया है। एक तौर पे इस चीज़ को सही से देखा भी जा सकता है कि वो संघर्ष जो है इसको लेकर वो राज्यों के बीच में बटा हुआ है या फिर राज्यों के अंदर अलग अलग समूह के बीच में बटा हुआ है। ये बात आज के ज़माने में भी देखी जाती है, और उस टाइम की सेंचुरी में जब मैक्स वेबर ने, प्लेटो ने, इन सब ने, मैकियावेली ने सब बातें बोली थी, तो तब से ही इन सब चीज़ों को देखी जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं राजनीति का विहंगम दृष्टिकोण क्या है, कि एक पॉलिटिक्स अ बर्ड आई व्यू। उस पर यहाँ पर ये बताया गया है, एक जो पॉलिटिक्स का एक बर्ड आई व्यू क्या दिया गया है कि राजनीति दिन प्रतिदिन प्रयोग होने वाला शब्द है। राजनीति को कहाँ यूज़ नहीं किया जाता। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, पार्टीज़ बनती हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, उनमें भी एक तरीके से पॉलिटिक्स को देखा जा सकता है कि वो एक पॉलिटिकल बेस पे, क्योंकि आप नोट करें कि जो बच्चा प्रेसिडेंट बनता है कॉलेज का या वाइस प्रेसिडेंट बनता है, तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है। ज़्यादातर वही बच्चे इस चीज़ में खड़े होते हैं। एक आम बच्चा नहीं खड़ा होगा कि यार अभी 12th से निकला, जाके कॉलेज में एडमिशन ले लिया और एकदम उसको ना जुनून चढ़ गया कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। वो नहीं बन सकता बिल्कुल भी। इसलिए तो बहुत सारे बच्चे जिनका बैकग्राउंड थोड़ा पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है या वो थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस चीज़ में खड़े होते हैं, और साथ में उनको देख के ऐसे बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होते हैं जो उनका साथ देते हैं या उनकी पोजीशन पे खड़े भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिकरण का, मतलब जो राजनीतिकरण का युग है उसमें जी रहे हैं, कि पॉलिटिकल एक जो पूरा युग मानी जा रही है, सेंचुरी मानी जाती है, उसमें हम यहाँ पर जी रहे हैं। तो राजनीति देखो क्या है, इसका एक महत्वपूर्ण उत्तर है कि ये राज्य और सरकार का ध्यान है। इसे सरकार का विज्ञान कला भी माना जाता है। यहाँ पे नॉर्मली साफ साफ ये बताया गया है कि देखो पीछे तक फिलोसफर्स ने अपनी अपनी दिखा दी कि अब ये इन्होंने ये बोला है, इन्होंने ये बोला है। तो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक उत्तर माना जाता है, आंसर माना जाता है कि ये राज्य, स्टेट और गवर्नमेंट का ध्यान है, और इसे गवर्नमेंट की विज्ञान कला भी माना जाता है। विज्ञान कला इस बेस पे यहाँ पर लिखा गया है कि उसकी पावर्स से ही वो सब चीज़ें करते हैं, हर चीज़ जनता के लिए काम, सब चीज़ें वो उसकी पावर से ही करते हैं। इसलिए वो सरकार के लिए एक विज्ञान कला के रूप में राजनीति को माना गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक तरीके से राजनीति का एक विहंगम दृष्टिकोण जो बताया गया है वो इस चीज़ को ही यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। उसके बाद बात आती है राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण क्या रहा है, कि जो उदारवाद है, लिबरल हैं, उन्होंने इस बारे में क्या बोला है। अब यहाँ पे आप फोटोज देख रहे हैं टॉमस हॉब्स की, जॉन लॉक की, मैंने आगे भी लगाई हैं। तो ये मैंने पिक्चर्स आपको इसलिए लगाई है क्योंकि आपको एक तरीके से पता होना चाहिए। आप अभी अभी 12th से निकल कर आए हो, आपने इनके नेम्स नहीं पढ़े, कहीं पर भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि 12th में इन लोगों के बारे में नहीं पढ़ाया गया था, ना फॉरेन पॉलिटिक्स में ना इंडियन पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पर ये वाली बात आती है कि जो लिबरल हैं, उदारवादी हैं, वो राजनीति को लेके क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं, यहाँ पर आप वो लिखोगे अपने आंसर में, इसको बहुत अच्छे से लिखोगे, डिफाइन करोगे, जिससे टीचर देख के इतना खुश हो जाएगा, वो इतना खुश होगा कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण है क्या। उदारवादी जो राजनीति है उसको जो वो उसमें ना मतलब एक तरीके से सामंजस्य लाने वाली प्रक्रिया मानते हैं। उदारवादी तो है वो राजनीति को एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग सब में करने के लिए उसकी प्रक्रिया मानते हैं। और राजनीति का ये दृष्टिकोण जो है यूरोप में उदारवाद के उदय और विकास की उपज ही माना जाता है। ठीक है, यूरोप में उदारवादी के इस दृष्टिकोण को ही उपज माना जाता है, वहाँ पर ही डेवलपमेंट हो पाया इस वजह से और ये सब चीज़ें हो पाई। ठीक है, पिछले 350 ईयर्स में बहुत सारे लेखकों ने समय समय पर अपने विचारों के ज़रिए से अपना योगदान दिया है राजनीति के अंदर। कि हम आपको ये बताते हैं, अब 350 ईयर्स की बात हो रही है, आप सोच सकते हैं कौन से सेंचुरीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव रखे हैं। और उसके बाद जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टॉमस हॉब्स हैं, जॉन लॉक हैं, बेंथम है, जे.एस. मिल है, टी.एच. ग्रीन है, इन सब के नाम मैंने आगे लिखे हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ अभी। कि जैसे टॉमस हॉब्स, इनकी मैंने फ़ोटो लगाई है। अब आप बोलोगे मैम आपने बाकी सब की तो नहीं लगाई। देखो, इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ही फिलोसफर्स हैं और इनका ही नाम आप आगे अपने 3rd ईयर तक पढ़ोगे। इसलिए मैंने आपको वही फिलोसफर्स बताए हैं जिनका ध्यान में अभी से ही रखते हुए चलोगे तो इन फ्यूचर 3rd ईयर तक आप इसको बहुत ईजिली ग्रेजुएशन को अपनी कंप्लीट कर सकोगे। ठीक है, तो उसके बाद जॉन लॉक है, जे.एस. मिल है, मैकआइवर है, टी.एच. ग्रीन है, मिलर है, और मिलर का पूरा नाम है जे.डी.बी. मिलर, मॉरिस ड्यूबर्ज है और बेंथम है। ठीक है, मैंने आपको इनके नाम बता दिए हैं कि उदारवादी दृष्टिकोण रखने वाले फिलोसफर्स हैं कौन कौन। उसके बाद आप चाहो तो इनके फोटोज़ निकाल के भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इन लोगों ने मतलब इस धारणा को राजनीति का केंद्रीय विषय माना है, सरकार और प्रभुसत्ता का ना होकर एक व्यक्ति का स्वयं माना है। कि मतलब इन्होंने बोला है कि राजनीति जो है वो एक सेंट्रल स्टेट की नहीं और गवर्नमेंट की नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति की है और एक सामाजिक प्राणी के रूप में वो कार्य करता है। इनका भी कहना सही है, इनका भी, इन्होंने भी कुछ गलत नहीं बोला। कि देखो, अगर पॉलिटिक्स जो होता है, हमारा जो नेता है वो भी एक तरीके से समाज के लिए ही कार्य करता है। तो इन्होंने ये बोला है कि एक केंद्रीय सरकार या फिर केंद्रीय राज्य नहीं है, वो एक व्यक्ति के रूप में, ये उदारवादी दृष्टिकोण जो है राजनीति को व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उसके बाद एक सामाजिक प्राणी के रूप में इसको कार्य करते हुए देखते हैं और अपने अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं की ज़रूरतों के लिए व्यक्तियों के हित में आपस में टकराव कर सकते हैं, जिनके वजह से अर्थव्यवस्था, असुरक्षा आदि ये सब चीज़ों की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। अब मैंने पूंजीवाद तो आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, पूंजीवाद में ये होता है कि वो सिर्फ अपना देखते हैं, एक तरीके से सेल्फिश वाली बात आ जाती है। तो अपने हितों की पूर्ति करने के लिए वो अपना देख रहे हैं, उससे असमानता भी पैदा हो गई, असुरक्षा भी पैदा हो गई, अर्थव्यवस्था भी खराब हो गई। ठीक है, तो ये सब बात यहाँ पर इसमें बोली गई है। उसके बाद आते हैं राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में नाम किसी का आए ना आए, मैक्स वेबर का नाम सबसे ऊपर रहता है। मैक्स वेबर मार्क्सवाद के सबसे पहले फिलोसफर थे जिन्होंने मार्क्सवादी धारणा को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो राजनीति, इसमें ही बोला गया है कि राजनीति जो है वर्ग संघर्ष से संबंधित दृष्टिकोण है, ये मार्क्सवादी बोलते हैं। और उदारवाद की तरह मार्क्सवाद भी सामाजिक झगड़ों और विवादों को राजनीति का केंद्र बिंदु मानते हैं। और ये ट्रू भी है, आप देख भी सकते हैं कि राजनीति का पॉलिटिक्स को लेकर एक झगड़े और विवाद कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक नॉर्मल जनता में भी और आपस में पॉलिटिकल में भी। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि जहाँ पर उदारवाद ये मानकर चलते हैं कि व्यक्ति और समूह के विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाकर उन्हें सहयोग और सहमति में बदला जा सकता है, वहाँ मार्क्सवादी इन विचारों को अलग अलग
पर्सपेक्टिव से देखते हैं और इन विवादों को सुलझाने के बजाय मार्क्सवादी क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की मदद से इन विवादों की जड़ को ही समाप्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इनको ख़त्म ही कर दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है समाज में, ताकि विवाद बढ़े ही ना, उसकी नौबत ही ना आए। उसके बाद इससे पहले ये बताया गया कि हम राजनीति की जो मार्क्सवादी धारणा को एक लिस्ट में विश्लेषण उसका करते हैं, एनालाइज करते हैं उदारवाद की तरह। हमें मार्क्सवाद के व्यक्ति और समाज के प्रति जो विचार हैं वो जानने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की बात सेम है, बस वो उनका उनका नज़रिया अलग है। नज़रिया भी सेम है, उनका बताने का तरीका अलग है। वो किसी तरीके से बता रहे हैं, वो किसी तरीके से। अगर उदारवादी ने बोला है कि राजनीति झगड़ों का, विवादों का एक केंद्र बिंदु है, तो मार्क्सवादी कहते हैं कि इसको, इन झगड़ों विवादों को बढ़ाने वाले जो ये चीज़ है, इसको समाप्त करना चाहिए। वो कहते हैं कि इसको लिमिटेड करना चाहिए, ये कहते हैं कि इसको समाप्त ही कर दो। जबकि पॉलिटिक्स जो है वो कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस चीज़ को समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो आपकी क्लास है वो आज यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास हमारी 3 फ़रवरी को होगी, वेडनेसडे को। मैंने यहाँ पे इसमें पार्ट 2 लिखना भूल गई हूँ। आप पार्ट 2 मैं आपको बता रही हूँ कि इस क्लास का पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को पढ़ेंगे। अभी हमारे ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशंस हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।